Hello friends, welcome to our YouTube channel 10th and 12th NCERT Biology, and here we are studying all the topics of biology of class 10th and 12th. Today we are going to study about reproduction in organisms of class 12 unit 1 topic 1. Firstly, I request you all, if you like my content, please subscribe my channel and click on bell icon to get notification of all my upcoming videos. तो गाइज आज हमने पढ़ना है 12th का टॉपिक 1 चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. लेट्स स्टार्ट. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. आपको पता होगा जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही जिंदा रहता है, और जो पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, जो उस बिटवीन जो पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं. और लाइफ स्पैन जो है हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है. ह्यूमन बींग्स का अलग होता है, डिफरेंट होता है, प्लांट्स का डिफरेंट होता है, एनिमल्स का डिफरेंट होता है. हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो है डिफरेंट होता है. अब आपने ये चीज सोची होगी कि क्या लाइफ स्पैन जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, जैसे कि अगर कोई छोटा ऑर्गेनिज्म क्या उसका लाइफ स्पैन छोटा होगा, या कोई बिगर चीज है क्या उसका लाइफ स्पैन बिगर होगा. बट ऐसा नहीं होता. आपने जैसे देखा होगा क्रो और पैरट्स हैं, दोनों सेम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है उनका सेम है, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा ही है, बट उनके लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है. और जैसे कि आपको पता होगा मैंगो ट्री जो है उसका शॉर्टर लाइफ स्पैन है एज कम्पेयर टू पीपल ट्री. और इस लाइफ स्पैन में अगर एक लाइफ है, अगर किसी चीज का बर्थ हुआ है तो उस चीज की डेथ तो नेसेसरी है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है. अगर हम इस रियलिटी को लेके चलते हैं कि अगर बर्थ है तो डेथ भी है, तो आपके माइंड में ये चीज जरूर आई होगी कि बताइए कि कितने सालों से, सेवरल थाउजेंड ईयर से सेम स्पीशी कैसे चलती आई है. अब अगर ह्यूमन बींग्स पहले थे, अगर ये चीज है कि जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ भी होनी है, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इतने लॉन्ग टाइम से कैसे जिंदा हैं. अब तो डेथ होती जा रही है, तो फिर वापस स्पीशी टू स्पीशी कैसे जिंदा चलते आ रहे हैं ह्यूमंस. तो उस प्रोसेस को, इस स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए कोई एक प्रोसेस होगी जो उस स्पीशी को कंटिन्यू करती है जनरेशन टू जनरेशन. तो उस प्रोसेस को, जो इस कंटिन्यूटी रखती है जनरेशन टू जनरेशन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. अब इन डिटेल में हम रिप्रोडक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे. गाइस पेज नंबर 5 पर आ जाइए. लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ. अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो है अपने यंग वंस को, ऑफस्प्रिंग्स को अपने वो गिव राइज करते हैं, उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनके जैसे ही होते हैं. ये ऑफस्प्रिंग्स ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, इन टर्न दे प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. वो ऑफस्प्रिंग्स दोबारा मैच्योर होने के बाद न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीशी है वो कंटिन्यू रहती है. ठीक है. दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. इसलिए बर्थ होता है, उनकी ग्रोथ होती है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर उनकी डेथ होती है, और जिस रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, देन वो ऑफस्प्रिंग का बर्थ हुआ होता है, वो ग्रो करते हैं, फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर उनकी डेथ होती है. ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से हमारी स्पीशी आज तक चल रही है. हर एक चीज की स्पीशी आज तक चलती आई है. ठीक है. रिप्रोडक्शन जो है वो अनेबल करती है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. जैसे कि अभी आपको बताया कि जो रिप्रोडक्शन की वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है स्पीशी कंटिन्यू करती है. इसके बारे में हम लेटर ऑन चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. ठीक है. जहां पर हमने इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ना है. और जैसे कि लार्ज डाइवर्सिटी होती है हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, तो क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग मैकेनिज्म होता है मल्टीप्लाई करने का. ठीक है. जैसे कि ये हो गया, ये बडिंग है, बडिंग इन यीस्ट ऐसे प्रोड्यूस करता है, अमीबा ऐसे प्रोड्यूस करता है. ये हम इन डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है. ठीक है. इसलिए जैसे कि डाइवर्सिटी हमारी बढ़ती जाती है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, वैसे ही मैकेनिज्म भी चेंज हो जाता है कि उन्होंने कैसे मल्टीप्लाई होना है, अपने ऑफस्प्रिंग्स किस प्रोसेस से प्रोड्यूस करने हैं. The organism habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it produce. ठीक है. ये तो आप समझ गए होंगे इस लाइन से कि क्या होता है कि इंटरनल साइकोलॉजी उसकी कैसी होती है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी होती है, उसके अदर फैक्टर्स कैसे हैं, उसके साइटोप्लाज्म कैसे है, उसके न्यूक्लियस क्या है, या वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. इन सब चीजों के बेसिस पे ही उन्होंने रिप्रोड्यूस कैसे करना है ये चीज रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है. वेदर, और यहाँ हमने आगे पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन किसके कितने टाइप्स होते हैं. अगर तो सिर्फ वन ऑर्गेनिज्म या वन पेरेंट ही पार्टिसिपेट होता है रिप्रोडक्शन में. ठीक है. बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन और टू प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन,
तो वो डिपेंड करता है कि हमारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक पेरेंट इन्वॉल्व है या दो पेरेंट इन्वॉल्व है, दोनों पेरेंट ऑफ डिफरेंट अपोजिट सेक्स के इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट और विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज सेक्चुअल। यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जिसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है या होती भी है विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, किसी किसी में गैमीट फॉर्मेशन होती है, किसी किसी में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन उसमें एक मेन बात है कि उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। उस प्रोसेस को, उस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड इसकी टाइप है व्हेन टू पेरेंट्स participate in the reproduction process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction। आप समझ गए होंगे कि जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनका अपोजिट सेक्स होता है, जब वो दो पेरेंट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उन दोनों पेरेंट्स के जो गेमीट्स है वो फ्यूज करते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स, जब उन दोनों के गेमीट्स का फ्यूजन होता है तो जो नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। जैसे कि ऊपर भी आपको समझाया गया था कि इसमें क्या होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और एज अ रिजल्ट जो ऑफस्प्रिंग है जो प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट्स से। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं तो वो वैसे तो मैं आपको आगे हमने पढ़ना है बट बता देती हूँ कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कि प्रोसेस से ह्यूमन बींग्स में नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्या वो अपने पेरेंट के फेस के साथ मैच करते हैं? ऐसा नहीं होता। बट इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, ठीक है। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। जैसे देखो ये है, इसका ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि ये बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल बिल्कुल सेम है, तो हम इन ऐसे वाले नए ऑफस्प्रिंग्स को कहते हैं क्लोन, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो और कितनी टाइप्स का या और कितनी डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो अडॉप्ट करते हैं उसके हम देखते हैं, ठीक है। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। जैसे कि मैंने आपको बताया कितना वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिजम्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन होता है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हो, जैसे अमीबा हो गया, अच्छा हो गया, पेनिसिलियम हो गया, बर्ड्स हो गए, उसपे लीव्स बर्ड्स हो गए, वो जो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे जो सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट्स, एनिमल्स या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेजॉरिटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, ठीक है। प्रोटिस्ट एंड मोरेंस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू और गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। प्रोटिस्ट एंड मोरेंस में क्या होता है, जो पेरेंट होते हैं वो डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। इसमें क्या होता है, माइटोसिस में इक्वली साइटोप्लाज्म भी, न्यूक्लियस भी और उसमें जितने भी और ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, इसमें पूरे स्ट्रक्चर जो है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, ऐसा होता है माइटोसिस में भी, ठीक है। और दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसलिए जो ये सेल डिवीजन है, जैसे कि ये एक पेरेंट है, ये गिव राइज खुद को डिवाइड करके लास्ट में दो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन अडल्ट। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। जैसे कि पीछे आपको डायग्राम में बताया, इस डायग्राम में आपको बताया जैसे कि ये पेरेंट है, ये डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड होता है, ये न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड हो रहा है और टू डिफरेंट जो है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बट मॉर्फोलॉजिकली सेम है। इसको सेल डिवीजन तो बोलते हैं पर ये बाइनरी फिशन भी बोलते हैं इसे। और बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो इक्वली टू हाफ्स में डिवाइड होता है। अब सेकंड है इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड small buds are produced that remain attached initially to the parent cell
विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि यीस्ट में प्रोसेस वही होता है जैसे कि आपको लास्ट डायग्राम में बताया, बट उसमें क्या होता है कि जैसे बाइनरी फिशन में क्या होता है इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड होता है, बट यीस्ट में क्या होता है उसका स्मॉल पोर्शन उसमें आता है, ठीक है, पूरा हाफ इक्वली डिवाइड नहीं होता, वो अनइक्वल होता है। उसमें क्या होता है इनिशियली वो पेरेंट सेल के साथ ही अटैच ही रहता है, बाद में जब वो मैच्योर होने लगता है तो वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट से और अलग होकर मैच्योर होता है और न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है जो अमीबा है वो अपना सीडोपोडिया, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो सीडोपोडिया जो वो विड्रॉ करता है और क्या करता है वो सिक्रीट करता है 3 लेयर हार्ड कवरिंग। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है वो 3 लेयर हार्ड कवरिंग कर देता है और क्या होता है तब रिप्रोडक्शन नहीं होती है। उस 3 लेयर हार्ड कवरिंग को हम सिस्ट भी बोलते हैं और इस प्रोसेस को एनसिस्टेशन कहते हैं, जो कि खुद को 3 लेयर हार्ड कवरिंग में कवर कर लेता है, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अमीबा जो है अपनी जो सिस्ट है उसको रप्चर करता है और मल्टीपल फिशंस होती हैं जिसमें स्मॉल अमीबाज जो हैं जिसको सीडोपोडोस्पोर्स भी बोलते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और जब ये सेल वॉल ब्रस्ट आउट हो जाती है तो जो स्पोर्स हैं वो सराउंडिंग एरियाज में लिबरेट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी जो प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। जैसे कि अभी आपने देखा कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, हर एक स्ट्रक्चर जो है वो अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, अलग एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिप्रोडक्शन करता है। अब हमने पढ़ना है किंगडम फंजाई एंड स्मॉल प्लांट्स के बारे में। जैसे एल्गी है वो प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग वेज से, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर है ज़ूस्पोर्स, ठीक है। ज़ूस्पोर्स मेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप इस वाली डायग्राम में देख रहे हैं ये ज़ूस्पोर हो रहा है, ठीक है। ज़ूसोफा क्लैमाडोमोनास है, ठीक है। दैट यूजली माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। वो एक कवरिंग होती है, कवरिंग के अंदर ही इनकी डिवीजन होती है, ये ज़ूस्पोर्स बनते हैं और जब ये कवरिंग टूटती है तो ये मोटाइल स्ट्रक्चर जो है, मोटाइल ऑर्गेनिज्म से ये बाहर एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में रिलीज कर दिए जाते हैं जहाँ की ये मैच्योर होते हैं, ठीक है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कोनिडिया हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिजम्स है जिसके टॉप पर ये छोटे छोटे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बने जिनको हम कोनिडिया बोलते हैं। ये कोनिडिया जाके बाद में मैच्योर होकर ये भी अपना एक नया ऑर्गेनिजम्स बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हाइड्रा, आप यहाँ देख रहे हैं ये हाइड्रा है। इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके बॉडी से एक छोटा स्ट्रक्चर निकल रहा है, ठीक है। ये जाके बाद में यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा और मैच्योर होकर एक न्यू हाइड्रा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। जेम्यूज, जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये देखिए इनसाइड ही छोटे छोटे जेम्यूज बन गए, एक बड़े पेरेंट के अंदर छोटे छोटे जेम्यूज बन गए जो कि बाद में ये भी रिलीज होने के बाद मैच्योर होते हैं। अब वाइल्ड इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें हम मेजोरिटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। बट अब इसमें क्या, अब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, उसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, बिकॉज अब प्लांट्स में क्या होता है मोस्टली वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और इसलिए हम इस रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स में हो गया रनर्स हो गए। अब जैसे कि ये वैसे वाटर का है, मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें एक लेयर चल रही होती है जो कि स्प्रेड होती रहती है आगे, और जाके ऐसे ही आपने देखा होगा एक कुछ फ्लावर्स भी ऐसे होते हैं जिनकी अगर हम एक ब्रांच या एक टहनी को अगर सॉइल के अंदर कर देते हैं, सॉइल के अंदर उसको डुबा देते हैं, तो क्या है कि वहां से एक नया फ्लावरिंग प्लांट जनरेट हो जाता है। उसको कहते हैं लेयरिंग या रनर कहते हैं, ठीक है। अब राइजोम्स है, जैसे कि ये जिंजर में देखो आप छोटे छोटे रूट्स हैं, ठीक है, ये इसको कहते हैं राइजोम्स। सक्कर्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, ऑफसेट्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे कैपेबल होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स भी कहते हैं। अब देखिए, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। अभी तक हमने जितने भी रिप्रोडक्टिव टाइप्स पढ़ी हैं उसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इसको कहते हैं, हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो बॉडी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू 2 डिस्टिंक्ट पीसेस। एक तो है कि डिवीजन हो रही है, इंटरनली डिवीजन हो रही है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और वो 2 ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर। लेकिन कुछ में क्या होता है कि बॉडी 2 फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है सॉरी, जब 2 फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है
तो क्या होता है कि उस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे हाइड्रा में पढ़ा था, हाइड्रा में क्या हो रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर का एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा था बॉडी में ही, लास्ट में उसकी बॉडी से वो स्ट्रक्चर सेपरेट आउट होकर या कट डाउन होकर वो अलग से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा था। ऐसी वाली प्रोसेस को, ऐसे वाले रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। अब हमने पढ़ना है कि आपने वाटर बॉडीज में काफी सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जो बहुत ही जल्दी स्प्रेड आउट हो जाती है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्वाटिक प्लांट है जो बाहर से लाया गया था, हमारे फॉरेन से लाया गया था, इंडियन में नहीं था। वो क्या, ये इन्वेसिव वीड था जिसके अच्छे फ्लावर्स की वजह से इसे इंडिया में प्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इसने क्या किया, ये कभी भी कहीं भी खुद ही जनरेट हो जाता है, खुद ही रिप्रोड्यूस हो जाता है, कहीं भी स्टैंडिंग वाटर होगा। आपने देखा होगा, हम अपनी लैंग्वेज जिसे काई बोलते हैं या इसको फंजाई बोलते हैं या एल्गी बोलते हैं, मोस्टली हम एल्गी बोलते हैं, फंजाई तो हमारे ईटेबल थिंग्स में होती है, हम एल्गी जिसको बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की होती है वाटर में, आपने देखा होगा, उसको हम कहते हैं ये ऐसी वाली ही होती है जो स्टैंडिंग वाटर जहां होता है वहां पर ये प्रोड्यूस हो जाती है। ये चीज ये क्या करती है कि हमारे वाटर में से जितना भी ऑक्सीजन है, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसको खत्म कर देती है, उसे निकाल कर एनवायरमेंट में रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारी फिशेज हैं, जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब लेटर ऑन चैप्टर 13 और 14 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी तक उसके बारे में इतना इन्फो दिया गया है। इसको वैसे प्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बिकॉज ऑफ इस फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, क्योंकि इसके बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते थे और इसकी जो लीव्स की शेप है वो बहुत अच्छी थी। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time. So इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही कम टाइम में वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा ही स्प्रेड आउट हो जाता है, पर इससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब हम और पढ़ेंगे कि when we carefully try to determine the site of origin of new planters in a plant listed above, we can notice that their variable arise from a node. हाँ, जैसे कि हमने शुगर केन देखा होगा, बनाना देखा होगा, शुगर केन में आपको एक छोटी सी आई मिलती होगी, छोटी सी, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सॉइल के अंदर लगाते हैं, तो क्या होता है कि वहां से हमारा नया शुगर केन प्रोड्यूस होता है। उस छोटे से आई को हम नोट्स बोलते हैं। ठीक है, वो वेजिटेटिव पार्ट होता है, उसको नए शुगर कैन को या नए किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए वो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बनाना में भी ऐसा ही होता है, जिंजर के राइजोम्स में भी छोटे छोटे नोट्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम सॉइल में डैम्प जब करते हैं, ऊपर से वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से नया हमारा प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, लास्ट आपने डायग्राम देखी होगी, लीव्स के ऊपर भी छोटी छोटी रूट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, जो कि वहां से प्लांट को भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, तो और इंटरेस्टिंग फैक्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि कॉमनली यूज होता है, ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे प्लांट्स के द्वारा ज्यादा यूज किया जाता है और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी ज्यादा यूज किया जाता है, और उन एनिमल से ज्यादा यूज किया जाता है जो कि जिनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स है तो उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए जो मोस्टली ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स या सिंपल प्लांट्स या सिंपल एलिमेंट्स या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, वो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। And I request you all, if you like the topic, please subscribe my channel and click on bell icon also for upcoming videos. Thank you.